पिछली क्लास के अंदर जिस टॉपिक को जहां पर फिनिश किया था वो था बेंजीन स्टार्ट कराया था। बेंजीन के अंदर आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताए थे और उसके बाद जो बताया था वो बताया था प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन जब बात करी थी तो उसमें एक रिएक्शन बताई थी। रिएक्शन जो थी वो था फॉर्मेशन ऑफ BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बारे में जो था वो बताया था। लिखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। एक्चुअल में जो आपने BSc जो स्टडी किया था, BSc भी एक तरह का क्या था, हेलोजिनेशन। वहां पर भी आपने बेंजीन का क्या किया था, हेलोजिनेशन। ये कहलाता है डायरेक्ट हेलोजिनेशन और कंडीशन जो था वो डिफरेंट रहती है। अगर कंडीशंस बदल दी जाए तो बनने वाला प्रोडक्ट जो था वो चेंज हो जाता है। और करके लिखें, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हिंदी में लिखेगा बेंजीन का प्रत्यक्ष हेलोजनीकरण, बेंजीन का प्रत्यक्ष हेलोजनीकरण, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का प्रत्यक्ष हेलोजनीकरण। बेंजीन डायरेक्ट हेलोजिनेशन करना है, ये बेंजीन हेलोजिनेशन प्रेजेंस लेते हैं फेरिक क्लोराइड FeCl3, फेरिक क्लोराइड, और इन डार्क अंधेरे में कराई जाती है रिएक्शन। इन डार्क अंधेरे में जहां पर सनलाइट अवेलेबल ना हो, सूर्य प्रकाश ना हो, तो सिंपल एक ही जगह रिएक्शन होती है। हर ज्वाइंट पर कार्बन है और कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, तो ये 1HCl के साथ जो था वो बाहर चला जाएगा। HCl तथा HCl अपना HCl और क्या ऐड हो जाएगा, Cl। क्लोरो बेंजीन, लिखना बेंजीन reacts with chlorine in presence of benzene reacts with chlorine, benzene reacts with chlorine, benzene reacts with chlorine, benzene reacts with chlorine in presence of ferric chloride, in presence of ferric chloride, in presence of ferric chloride FeCl3, in presence of ferric chloride, in presence of ferric chloride, in presence of ferric chloride to form chlorobenzene, to form chlorobenzene, to form chlorobenzene, to form chlorobenzene, to form chlorobenzene। हिंदी में बेंजीन का हेलोजनीकरण फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, 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 फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में करने पर, फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। लिखें लिखा। नेक्स्ट है नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन मींस रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन को क्या कहा गया, नाइट्रेशन। तो हिंदी में क्या लिखा, नाइट्रीकरण लिखा।
नाइट्रीकरण, इंग्लिश में नाइट्रेशन। तो नाइट्रीकरण का मतलब है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 के साथ रिएक्शन, या फिर कहो कि एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2 का एडिशन जहां पर होता है उसको कहा जाता है नाइट्रेशन। तो ये बेंजीन, इस बेंजीन का नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करिए HNO3, प्रेजेंस लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4। समझाने के लिए एक काम करूं, इसको ब्रेक करें इसको, तो क्या बनेगा HONO2, इस तरह लिख सकता हूं। वही HNO3 HNO3, हर ज्वाइंट पर कार्बन, कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन। ये H जो था इस OH के साथ बाहर चला जाएगा, H2O क्या जुड़ेगा NO2। NO2 को कहा जाता है नाइट्रोबेंजीन आयली नेचर का होता है। आयली नेचर का होता है, मीरबेन ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया, इसलिए इसको कहा जाता है कई जगह आइल ऑफ मीरबेन। मीरबेन का तेल भी जो था इसको कहा गया। कमर्शियली अगर आप ध्यान रखें, अगर अलग से याद रखना है तो आइल ऑफ मीरबेन कभी पूछा जाए तो आप समझ जाइए कि किसके बारे में बात की जा रही है, नाइट्रोबेंजीन के बारे में जो था वो बात की जा रही है। अगर फर्दर नाइट्रेशन कराएं, केमिस्ट्री के अंदर नाइट्रो ग्रुप जो था इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसकी है वो ऐसे कंपाउंड की है साइक्लिक कंपाउंड में, जिसमें नाइट्रो के 3 कंपाउंड जो था वो एड हो, 3 ग्रुप जो था वो एड हो, वो बहुत यूजफुल माने जाते हैं। जहां पर बेंजीन न्यूक्लियस से 3 नाइट्रो ग्रुप जो था वो एड हो। अगर आप वो यूजफुल कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो इसका फिर फर्दर नाइट्रेशन, आगे नाइट्रीकरण करना पड़ता है, वो अलग से। ये बन चुका, आप फिर इसमें नाइट्रिक एसिड मिला दें, अगर ये NO2 था नाइट्रोबेंजीन, फिर इसका नाइट्रेशन करें HNO3, फिर इसको इस तरह लिखूं HONO2। तो अब की बार केमिस्ट्री के अंदर जब बेंजीन न्यूक्लियस की रिएक्शन होती है, बेंजीन न्यूक्लियस है, बेंजीन न्यूक्लियस बेंजीन नाभिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। आप चाहें तो जितनी जहां पर बेंजीन न्यूक्लियस की रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप इनको कलेक्टिवली पूरा कोई नाम देना चाहें तो इनको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब जानते हैं, किसी को सब्स्टिट्यूट कर कर उसकी जगह लेना, किसी को हटाकर उसकी जगह लेना। तो यहाँ पर आप देखें हर बार हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हर बार हाइड्रोजन जो था वो रिप्लेस हो रहा है, हर बार हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन शब्द जो था वो इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब लविंग, ये पढ़ चुके हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर बेंजीन न्यूक्लियस में उस पॉइंट पर रिएक्शन होती है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अधिक होगा, केवल उसी पॉइंट पर जो था वो रिएक्शन प्रोसीड जो था वो करती है। तो इसलिए इनको केमिस्ट्री के अंदर कहा गया, जहां पर भी बेंजीन न्यूक्लियस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा ये बात, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अगर अब इसकी बात करें, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है तो जब एक ग्रुप एड हो चुका कहीं पर, जैसे इस बेंजीन न्यूक्लियस से ये नाइट्रो ग्रुप जो था वो एड हो चुका, तो अब उसमें जो दूसरी पोजीशन बनती है, तो नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट से जुड़ गया, तो ये सेकंड, थर्ड, या इसको कह लो सेकंड, कुछ भी कह सकते हैं आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये नंबरिंग कर दें। इसके अलावा एक पैटर्न और होता है। एक पैटर्न क्या होता है कि अगर किसी बेंजीन न्यूक्लियस में कोई ग्रुप जो था वो ऑलरेडी एड है, तो उस ग्रुप से जो नियरेस्ट पोजीशन होगी, जो निकटतम स्थिति होगी, उसको हमेशा आर्थो कहा जाता है। तो जो नियरेस्ट पोजीशन होगी वो, जैसे ये वाली पोजीशन जो है इसको क्या कह सकते हो, आर्थो। इस तरफ जाएंगे तो ये भी क्या कहलाएगी, आर्थो। उसके सामने जो होता है वो पेरा होता है। हमेशा जहां पर कोई भी ग्रुप है उस ग्रुप के सामने जो था वो क्या होता है, पेरा। तो ये जो था वो पेरा हो जाएगा। और जहां आर्थो और पेरा होते हैं उसके बीच में मेटा होता है, तो उसके बीच में जो था वो क्या है, मेटा है। मेटा है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि
फेसबुक का नाम जो था वो बदल दिया गया, मेटा जो था, तो उस मेटा रखा इसलिए उसमें, एक्चुअल में मेटा का मतलब ये होता मध्य, मतलब वो आपके दो लोगों के बीच में जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो फेसबुक का नाम अगर आप उसको ऐसे ही नाम सुनते होंगे, लेकिन अगर जो जान रहा है, समझ रहा है कि उसको क्यों नाम दिया गया, तो वो उसका रीजन जो उन्होंने दिया है वो रीजन ही मेटा क्यों नाम दिया गया उस फेसबुक को, तो वो दो लोगों के बीच में जोड़ने का काम कर रहा है, दो के मध्य का काम कर रहा है, दो के बीच की कड़ी का काम जो काम कर रहा है, इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। इसलिए फेसबुक को जो था वो क्या नाम दे दिया उस कंपनी ने, मेटा नाम जो था वो दे दिया, है ना। तो वो कह रहा हूं कि वो जो मेटा का नाम फेसबुक में मतलब जो उसका मीनिंग है मेटा, वो केमिस्ट्री में भी उसका नाम जो था वो मेटा उसी वजह से रखा गया मेटा, क्योंकि वो किसके बीच में है, आर्थो मतलब होता है निकटतम, है ना, और पेरा का मतलब होता है अपोजिट, सामने वाला, है ना। तो पेरा का मतलब होता है अपोजिट, आर्थो का मतलब होता है नियरेस्ट, नाइबोरिंग वर्ड के लिए, नाइबर के लिए जो था, पड़ोसी के लिए जो था, कई बार ये वर्ड जो था वो इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग मीनिंग बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नियरेस्ट पोजीशन जो होती है उसके लिए आर्थो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, अपोजिट सम्मुख, सामने वाले के लिए पेरा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, और आर्थो और पेरा के बीच की जो इंटरमीडिएट फेस है, जो मध्य अवस्था है, उसको क्या कहा गया, तो नियरेस्ट आर्थो, अपोजिट पेरा, और मिडिल मेटा। तो ये था, नेमिंग करते टाइम आप कई बार ये देखेंगे, तो इसलिए बता रहा था। तो ये नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन को अगर आप और यूजफुल कंपाउंड के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमने इसका फिर फर्दर नाइट्रेशन करा, हमने फिर इसका आगे नाइट्रीकरण किया। अब रिएक्शन कहां पर होगी, अब रिएक्शन कहां होती है, आपको मालूम है कि इस बेंजीन न्यूक्लियस के अंदर इस रिंग का मतलब जो था वो क्या है, 3 बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, वो भी कैसे है, अल्टरनेट। तो हमेशा जब बेंजीन में एडिशन होता है तो अल्टरनेट एडिशन होता है, क्योंकि एक साथ जोड़ोगे तो जो कहना चाहिए वैलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो अल्टरनेट कैसा हो, सॉरी, एडिशन कैसा होता है, अल्टरनेट। जैसे बॉन्ड होते हैं, जहां बॉन्ड अल्टरनेट है तो एडिशन भी अल्टरनेट, क्योंकि बॉन्ड का मतलब ही है, डबल बॉन्ड का मतलब ही है एडिशन, अनसेचुरेशन हो, जहां अनसेचुरेशन होता है वहां एडिशन होता है, तो अल्टरनेट पोजीशन पर अनसेचुरेशन है तो अल्टरनेट पोजीशन पर ही क्या होगा, एडिशन। तो अब मैं क्या यहां जोड़ सकता हूं इसको, अल्टरनेट यहां जुड़ेगा, तो यहां पर भी दिख नहीं रहा, लेकिन क्या है, हाइड्रोजन, तो ये H इस OH के साथ जाएगा, माइनस H2, ये था माइनस H2, समझ में आया। तो क्या जुड़ जाएगा, NO2 किस पोजीशन पर, ये NO2 अब नाम क्या हो जाएगा, मेटा, मेटा पर है, और कितने हैं, 2, 2 को डाई, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। अब इसका फिर आगे फर्दर नाइट्रेशन करें, और आगे नाइट्रेशन करें, नाइट्रेशन करें, फिर इसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं। कॉन्सेप्ट अब की बार फिर वही रहेगा, HO NO2, HO NO2, अब की बार किस पोजीशन पर रिएक्शन होगी, ये अल्टरनेट अभी कहा था मैंने, क्यों, रीजन समझ में आ गया था। ये इसको ड्रॉप कर दें, यहां पर दिख नहीं रहा, लेकिन फिर वही हाइड्रोजन, अब की बार ये H इस OH के साथ जो था वो बाहर जाएगा, माइनस H2O, माइनस H2O, और क्या जुड़ जाएगा, NO2, यही था NO2। अब नंबरिंग जाए तो 1, कहीं से भी इसको कहें 1, इसको कहें, किसी को भी कह सकते हैं, तो ये 1 इधर जाए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है, दोनों तरफ से डिस्टेंस सेम है, तो 1 2 3 4 5 6, तो किस किस पर है, 1 3 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। और याद रखिएगा, जिस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 3 नाइट्रो ग्रुप ऐड होते हैं वो ब्लास्टिंग एजेंट की तरह काम करता है, ब्लास्टिंग एजेंट विस्फोटक की तरह जो था वो काम करता है, तो ये भी ब्लास्टिंग एजेंट का होता है। डायनामाइट का नाम सुना होगा आपने, खासतौर से एक मिट्टी होती है इंडिया के अंदर जिसका नाम है सज्जी मिट्टी, पूरा तो नहीं बोल रहा, आना नहीं बता रहा, कह रहा, लेकिन एक सज्जी मिट्टी होती है, उस सज्जी मिट्टी को आना उसको सेचुरेटेड किया जाता है ग्लिसरॉल से, जो घर में आप ग्लिसरीन जो था वो इस्तेमाल करते हैं,
तो एक खास तरह की मिट्टी होती है, खासतौर से बिहार के कुछ क्षेत्रों के अंदर जो था वो पाई जाती है। मिट्टी का नाम है सज्जी मिट्टी। उस सज्जी मिट्टी को जो था वो आप ग्लिसरॉल जो था, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो ग्लिसरीन जो था, वो उस ग्लिसरीन से जो था उसको सेचुरेटेड कर दें, और सेचुरेटेड करने के बाद उसका नाइट्रेशन कर दें, मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ में जो था उसकी रिएक्शन जो था वो कराएं, तो वो डायनामाइट की तरह जो था वो काम करने लगती है। वो मिट्टी जो था वो डायनामाइट की तरह जो था वो वर्क करने लगेगी। तो इतना ज्यादा स्ट्रांग ब्लास्टिंग एजेंट जो था वो होता है। तो कोई भी कंपाउंड जिसमें 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा ब्लास्टिंग एजेंट, वो हमेशा विस्फोटक की तरह जो था वो कार्य करते हैं। लिखिएगा, लिखना बेंजीन ऑन नाइट्रेशन, बेंजीन ऑन नाइट्रेशन, बेंजीन ऑन नाइट्रेशन, बेंजीन ऑन नाइट्रेशन in presence of concentrate H2SO4, benzene on nitration in presence of concentrate H2SO4, benzene on nitration in presence of concentrate H2SO4, in presence of concentrate, in presence of concentrate H2SO4 to form nitrobenzene, to form nitrobenzene, to form nitrobenzene, to form नाइट्रोबेंजीन, टू फॉर नाइट्रोबेंजीन। बस फर्स्ट रिएक्शन लिखना, ये जो बाद में बताई है मैंने नीचे सेकेंड, ये जो था वो नहीं लिखिएगा, केवल फर्स्ट रिएक्शन जो था वो लिखिएगा। हिंदी में लिखना, बेंजीन का नाइट्रीकरण सांद्र H2SO4, बेंजीन का नाइट्रीकरण सांद्र H2SO4, बेंजीन का नाइट्रीकरण सांद्र H2SO4, बेंजीन का नाइट्रीकरण सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करने पर, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करने पर नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। कमर्शियल नेम याद रख सकते हैं, आइल ऑफ मीरवेल। लिख ली रिएक्शन फर्स्ट, जहां फर्स्ट रिएक्शन लिखी उसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। जहां फर्स्ट रिएक्शन लिखी उसमें पैरा चेंज करके लिखें, नाइट्रोबेंजीन ऑन फर्दर नाइट्रेशन, नाइट्रोबेंजीन ऑन फर्दर नाइट्रोबेंजीन ऑन फर्दर नाइट्रेशन, नाइट्रोबेंजीन ऑन फर्दर नाइट्रेशन, ऑन फर्दर नाइट्रेशन, ऑन फर्दर नाइट्रेशन टू फॉर्म 135, to form 135, to form 135 trinitrobenzene, to form 135 trinitrobenzene, to form 135 trinitrobenzene। अब ये लिख लीजिए, यहां से लिख लीजिए फर्स्ट हिंदी में, फिर आप उसके नीचे पैरा चेंज करके लिखिएगा। अगर ऊपर लिखी हो आपने रिएक्शन पहले और नीचे स्टेटमेंट लिखा हो तो जो स्टेटमेंट आपने लिखा था उसमें नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, नाइट्रोबेंजीन 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 का पुनः नाइट्रीकरण, नाइट्रोबेंजीन का पुनः नाइट्रीकरण, नाइट्रोबेंजीन का पुनः नाइट्रीकरण, नाइट्रोबेंजीन का पुनः नाइट्रोबेंजीन का पुनः नाइट्रीकरण, नाइट्रोबेंजीन का पुनः नाइट्रोबेंजीन का पुनः नाइट्रीकरण, नाइट्रोबेंजीन का पुनः नाइट्रीकरण सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करने पर, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करने पर, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करने पर,
सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करने पर 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। लिखा। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन सल्फोनीकरण। कई बार एग्जामिनर जो पहले पूछा गया 12th में बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, बार बार कंपाउंड चेंज हो जाएगा जब आप पढ़ोगे। यहाँ पर आप बेंजीन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। 12th में बार बार एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के अंदर, जहां पर कहा जाता है राइट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। वहां क्लोरोबेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पूछी जाती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपसे वो इकट्ठा पूछेगा है ना, तो वो इस तरह से लिखेगा कि राइट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, यही पूछ सकता है बस आपसे। तो बेंजीन की क्या लिखिए, तो आपको 4 रिएक्शंस अटेम्प्ट करना पड़ेंगे अगर उसने कोई नाम नहीं दिया। एक हेलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन और फोर्थ फ्री डलक्राफ्ट रिएक्शन अभी बताऊंगा, है ना। ये तो हेलोजिनेशन तो बता दिया, नाइट्रेशन ये बता दिया। तो याद रखिएगा ये जब भी आपसे क्या पूछे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो आपको यही रिएक्शन 4 रिएक्शन जो था वो अटेम्प्ट करना। बार बार कह रहा हूं, इससे याद ना रहे तो ध्यान रखिएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। लिखा है नेक्स्ट हेडिंग सल्फोनेशन सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन हिंदी में सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। तो हमें बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करना है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट H2SO4, इसको किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कोई कंट्री, कोई देश जो था इंडस्ट्रियल कितना स्ट्रांग है, मतलब इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, औद्योगिक रूप से कितना स्ट्रांग है, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंट्री कितनी स्ट्रांग है। अगर आपको ये देखना है तो वहां पर केवल H2SO4 का कंजम्पशन देख लीजिए। आप वहां पर H2SO4 का उपयोग देख लीजिए कि कितनी मात्रा में वहां पर H2SO4 जो था वो यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। आपको बता देगा कि वो कितना मतलब रिच है उस चीज में, है ना। रिच मतलब समझ गया ना, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंट्री कितनी रिच है, अगर ये पता करना है, अगर हम कितनी संपन्न है वो औद्योगिक रूप से वो कंट्री, है ना, तो ये बस इतना देखा जाता है कि उस देश के अंदर H2SO4 जो था कितना यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। इसी बात को ध्यान में रखकर इसको क्या कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड जो था वो कहा जाता है। अम्लों का राजा जो था वो कहा जाता है। तो ये किंग ऑफ एसिड है, ये अम्लों का जो था वो राजा है। दूसरा इसका एक और नाम होता है आइल ऑफ विट्रियल, है ना, कशिश का तेल, है ना। हिंदी में कहें तो कशिश का तेल और इंग्लिश में कहें तो आइल ऑफ विट्रियल। आइल ऑफ विट्रियल भी जो था वो कहा जाता है। विट्रियल आइल तो नेचर है, मतलब ये इजी टू फ्लो नहीं है। आइल का मतलब केवल वो आइल से मतलब नहीं होता, है ना। साइंस के अंदर जिसकी जो डेंस होते हैं, एक होता है वाटर को जमीन पर गिराओ, पानी को जमीन पर गिराओ तो वो आसानी से जो था वो फ्लो करने लगता है, वो इजी टू फ्लो है ना। मतलब वो आइली नेचर शो नहीं करता। अब आइल का मतलब वो आइली नेचर होने से मतलब नहीं है कि हमने किसी के बारे में आइल कहा तो केवल आइलनेस से उसका मतलब है, चिपचिपाहट से केवल उसका मतलब है, ये नहीं होता साइंस में। आइल अगर वर्ड कहीं पर यूज किया तो एक मतलब तो वो है जो आप समझ रहे हो कि आइलनेस होगी, उसके अंदर चिपचिपाहट जो था वो होगी। लेकिन कई बार जब कोई लिक्विड है ना आसानी से फ्लो नहीं कर पाता, कि आपने उसको अगर कंसंट्रेट H2SO4 होगा, अगर आप उसको जमीन पर गिर जाएगा तो वाटर की तरह फ्लो
नहीं करने लगा, थोड़ा सा थिक रहता है, थोड़ा सा गाढ़ा जो था वो रहता है। जैसे ऑयल जब जमीन पर गिरता है तो पानी की तरह नहीं बहने लगता, आपने देखा होगा, उस एक डेंस ज्यादा होता है, घनत्व जो था वो ज्यादा होता है, आसानी से जो था वो फ्लो नहीं करता। वो मतलब भी एक पॉइंट होता है, मतलब ये नहीं कह रहा यही अकेला होता है, दोनों मतलब जो था वो निकाले जाते हैं। H2SO4 का दूसरे से जो था वो ज्यादा मतलब है आइल कहने का मतलब। तो H2SO4 का दूसरा नाम क्या है? आइल ऑफ विट्रियल। आइल ऑफ विट्रियल हिंदी में कहते हैं कशिश का तेल। आइल ऑफ विट्रियल, आइल ऑफ विट्रियल इसको सबसे पहले जब कंपाउंड को बनाया गया सल्फ्यूरिक एसिड से, तो फेरस सल्फेट से बनाया गया। FeSO4 से जो था इसको प्राप्त किया गया, जिसको आप फेरस सल्फेट जो था, जब इसमें वाटर के 6 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं या 4 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं तो उसको विट्रियल कहा जाता है, उसको जो था वो कशिश कहा जाता है। तो ये कशिश से मिला था, ये मतलब कॉमन लैंग्वेज में उसको कशिश विट्रियल कहा जाता है ना। ये विट्रियल से प्राप्त हुआ था सबसे पहले, कशिश से प्राप्त हुआ था, ऑयली नेचर रखता था, इसलिए H2SO4 का दूसरा नाम क्या होता है? आइल ऑफ विट्रियल, कशिश का तेल। तो बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ? कितनों ने नोट करा आइल ऑफ विट्रियल? नोट करा, बोला किसने लिखा है कॉपी पे? लिखा है कि नहीं? जितनों ने खड़े किया उतनों ने भी नहीं लिखा, लिखा है? हाँ तो लिखना जरूरी है। आप सुनकर इतने महान कौन बैठे हो कि आपको अभी इधर से निकलने के बाद शायद थोड़ी देर बाद तो आपको नाम अपना पूरा तरीके से याद ना हो, फिर थोड़ी देर बाद आएगा अच्छा मेरा नाम ये है ना। तो हमें थोड़ी देर बाद ही याद नहीं रहती चीजें आपको, तो जो बोल रहा है वो काम के लिए बोल रहा है, उसको नोट करो, उसको सुन। इतने महान कौन है अपन के एक बार सुना तो चीजें जो था वो हम बार बार इसलिए तो बोल रहे हैं आई लव विट्रियल। अभी 50 बार बोल दिया होगा, 50 बार मतलब 10 बार बोल दिया होगा, है ना। बार बार रिपीट कर रहे हैं इसीलिए, इसलिए नहीं कि याद रह जाए आपको, कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि वो चीज जो था वो नोट करना है। इतने महान कौन हो कि कभी भूलोगे ही नहीं आप, है ना। आपको नाम याद दिलाना पड़ता होगा अपना, कभी कभी दिलाना पड़ता है नहीं, बहुत सौ को दिलाना पड़ता होगा, वो एक तैसे ही करते होंगे बहुत से ना। मतलब चीजें नोट करो यार, आपको ध्यान रखने के लिए बोली जा रही है। बेंजीन, नाम दोनों बताए आपको। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, एक काम करूं समझाने के लिए, फिर इसको ब्रेक करके लिखें, HO HSO3 ऐसे लिख सकते हैं। जब भी केमिस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड कहीं पर रिएक्शन, हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाती है अगर आपका कहना चाहिए आपका आप जब उस कंपाउंड को लिखते हैं और कंपाउंड लिखने के बाद आप उसको एक सेकंड स्टेप पर जो था वो ले जाते हैं कि आपको पता हो कि वो क्या है ना। हमें मालूम है सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड है। मैं जब जब H2SO4 को यूज करता हूं मुझे पता है कि H2SO4 जब भी यूज होना है साइंस में कहीं पर दो ही तरह से यूज होना है। कि अगर मैं कहता हूं कि वो एसिड है तो उसको हाइड्रोजन आयन डोनेट करना पड़ेगा। जितने एसिड है दुनिया में सब हाइड्रोजन आयन जो था वो डोनेट करते हैं। तो मैं कई बार सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिख देता हूं HHSO4, ये था, ऐसे होगी रिएक्शन कि H डोनेट करेगा। अब मैंने यहाँ पर बोला सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मतलब है कि ये ऑर्डिनरी मीनिंग है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो सब बताते हैं है ना, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन एक्चुअल में उसका मतलब है एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। और सल्फोनिक ग्रुप मुझे पता है कि क्या है HSO3, तो मुझे मालूम है कि सल्फोनेशन कर रहा है मतलब मुझे क्या जोड़कर दिखाना पड़ेगा, सल्फोनिक ग्रुप जो था वो जोड़कर दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में जो था वो तोड़ दिया। ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि आखिर ये क्यों तोड़ा, कुछ और भी लिख सकते थे, कुछ भी यही क्यों लिखा सर ने, तो वो बता रहा था। तो इसको क्या कहते हैं? सल्फोनिक। हमसे सल्फोनेशन कह रहा था, इसलिए मैंने उसको सल्फोनिक ग्रुप के अंदर जो था वो ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब फिर कहीं पर भी ऐड कर दें, हर ज्वाइंट पर कार्बन और कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, H किसके साथ? इस OH के साथ जो था वो बाहर जाएगा, क्या था? H2O, 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 जो बचा जगह वहां जोड़ दें, HSO3, HSO3 ये जुड़ गया। एक्चुअल में वो होता है SO3H, है ना। हाइड्रोजन से एडिशन कभी नहीं होता, ये जानते हैं आप। बॉन्डिंग कभी भी कुछ भी जोड़ना है कहां से नहीं जुड़ेगा? हाइड्रोजन से नहीं जुड़ेगा। तो HSO3 वो है क्या एक्चुअल में? SO3H। तो क्या नाम हो जाएगा? HSO3 को क्या बोलते हैं?
सल्फोनिक, और ये क्या था, बेंजीन। जैसे अभी यहाँ पर Cl होता तो क्या नाम दिया था, क्लोरोबेंजीन। NO2 था तो क्या नाम दिया था, नाइट्रोबेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यही नहीं होगा, इसीलिए पूछ रहा था। तो क्या नहीं होगा, सल्फोनिक बेंजीन नहीं होगा। लेकिन पुरानी बुक्स आप देखोगे और अगर उसी पैटर्न पे कोई पढ़ाता होगा तो वो यही कहेगा कि इसका नाम जो है वो क्या है, सल्फोनिक बेंजीन। अगर बुक अपडेट होगी, अगर पूरी तरह से अपडेट होगी, तो IUPAC के नए रूल्स के अकॉर्डिंग जो था, नए मतलब ये भी पुराने ही हो गए आपके लिए, तो है ना, मतलब जो नए टर्म आर्टिकल 1993 कहलाते हैं ये सब, है ना। तो आर्टिकल 1993 के बाद के जो रूल्स हैं IUPAC में, उसके अकॉर्डिंग जो एसिडिक रेडिकल होते हैं उनकी नेमिंग करते टाइम जो उनको लास्ट में प्रोनाउंस करना पड़ता है ना, ऐसा बोलो नाम इस तरह से लिया जाए कि वो कहां पर आए, लास्ट में आए। तो इसलिए इसको सल्फोनिक बेंजीन कहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि सामने वाला अपडेट नहीं है। तो इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका नेम होना चाहिए था बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिखना। Benzene reacts with concentrate H2SO4. 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 Benzene concentrate H2SO4. Benzene reacts with concentrate H2SO4 to produce benzene sulfonic acid 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 हिंदी में बेंजीन का सल्फोनीकरण सांद्र H2SO4 द्वारा करने पर, बेंजीन का सल्फोनीकरण सांद्र H2SO4, बेंजीन का सल्फोनीकरण सांद्र H2SO4 द्वारा करने पर, बेंजीन का सल्फोनीकरण सांद्र H2SO4 द्वारा करने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। 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 ये था एक हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर एक लास्ट सेक्शन जो बचा वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सेंटर में लिखना, बीच में लिखना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप बार बार पढ़ेंगे एक ही सेक्शन के अंदर। जब एग्जामिनर फ्रीडल क्राफ्ट कहता है तो आप कुछ भी लिख सकते, मतलब कुछ भी, मतलब उससे बहुत सारी रिएक्शन। एक होता है एक रिएक्शन बोली तो वो एक ही है, सिंगल है रिएक्शन, दूसरी ढूंढे से नहीं मिलेगी। तो एक्चुअल में फ्रीडल क्राफ्ट साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने एक मैकेनिज्म बताई केमिस्ट्री में कहीं पर भी जब बेंजीन से एडिशन होता है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो जब केमिस्ट्री में बेंजीन न्यूक्लियस, अब वो अलग अलग कंपाउंड में हो सकता है, सिंगल बेंजीन में हो सकता है, कभी क्लोरोबेंजीन में हो सकता है, कभी नाइट्रोबेंजीन में हो सकता है, कभी कीटोन में, कभी एल्डिहाइड में, कभी फिनॉल में, मतलब कोई एक फिक्स कंपाउंड नहीं है, बस एरोमेटिक कंपाउंड हो। तो जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड में, जब किसी बेंजीन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो,
है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर शर्त ये है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन किसकी प्रेजेंस में हो, एनहाइड्रस AlCl3 निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हो। तो अगर कहीं पर किसी बेंजीन न्यूक्लियस से, है ना, मैं बेंजीन नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, है ना, मैं क्या नहीं बोल रहा, बेंजीन नहीं बोला मैंने क्या बोला, बेंजीन न्यूक्लियस। अब किसी में भी हो सकता है, वो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोबेंजीन में भी बेंजीन न्यूक्लियस है, क्लोरोबेंजीन में भी बेंजीन न्यूक्लियस है, या फिनॉल में भी जो था वो बेंजीन न्यूक्लियस है, किसी में भी जिसमें आपको बेंजीन दिखाई दे, है ना, बेंजीन न्यूक्लियस जो था वो दिखाई दे, तो जिस किसी के अंदर बेंजीन न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, अगर वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, शर्त इतनी सी कि प्रेजेंस क्या हो, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। अब उसको एनहाइड्रस क्यों रखा जाता है, एनहाइड्रस लिखना जरूरी क्यों है, एल्युमिनियम क्लोराइड की एक खास बात है कि अगर एल्युमिनियम क्लोराइड को कहीं से मॉइस्चर मिले, अगर कहीं से नमी मिले, तो वो एल्युमिनियम क्लोराइड आपस में एसोसिएट होते जाते हैं और एक ब्रिज बना लेते हैं, ब्रिज स्ट्रक्चर। एल्युमिनियम क्लोराइड ये होता है, जब जब साइंस में इसको इस्तेमाल किया जाएगा, ये एनहाइड्रस फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब इसको मॉइस्चर ना मिले, नमी जो था वो ना मिले, अगर मिल गई तो क्या दिक्कत होगी, इस तरह से कंपाउंड जो था वो बनाता जाएगा, एसोसिएट होते जाएंगे उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल, कहीं ऐसा स्टार्ट ना हो जाए ये चेन कैटेनेशन, ये श्रृंखला जो था वो स्टार्ट ना हो जाए, ये कैटेनेशन जो था वो स्टार्ट ना हो जाए। इसलिए हम हमेशा एल्युमिनियम क्लोराइड को जब यूज करते हैं तो किस फॉर्म में, एनहाइड्रस निर्जल फॉर्म में जो था वो यूज करते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की पहचान जो था वो बता रहा था कि फ्रीडल क्राफ्ट की पहचान क्या है, पहली पहचान इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो दूसरी कंपलसरी क्या, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, यह था। अब आपको जब रिएक्शंस पढ़ी जाती है तो दो तरह से पढ़ी जाती है, पहला जो फ्रीडल क्राफ्ट में बता रहा हूं वो बता रहा हूं एल्काइलेशन, एल्काइलेशन एल्कलीकरण, एल्कलीकरण एल्काइलेशन लिखना, जहां फ्रीडल क्राफ्ट लिखा उसके नीचे लिखे एल्काइलेशन एल्कलीकरण, एल्काइलेशन एल्कलीकरण। एल्काइलेशन का मतलब क्या है, जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनेशन एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, उसी तरह केमिस्ट्री में एल्काइलेशन का मतलब है वो प्रोसेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिन प्रोसेस के अंदर एल्काइल ग्रुप ऐड हो। अगर कहीं पर आपको एल्काइल ग्रुप जुड़ता हुआ दिखाई दे, एल्काइल ग्रुप ऐड होता हुआ दिखाई दे, तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे क्या, एल्काइलेशन। केमिस्ट्री में ज्यादातर केसेस के अंदर जब जब आपको एल्काइलेशन करना हो, आप उसकी रिएक्शन किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ कर दें, एल्काइल हैलाइड मतलब मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ जो था वो रिएक्शन कर देंगे, तो हमेशा जो था वो क्या प्रोसेस होता है, एल्काइलेशन। जैसे मैं बेंजीन लूं, इस बेंजीन का क्या करें, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करें, एल्काइल हैलाइड में कुछ भी यूज करें, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, वो आपकी मर्जी है। यह था प्रेजेंसली एनहाइड्रस, एनहाइड्रस निर्जल AlCl3, रीजन बता दिया एनहाइड्रस का आपको, बाकी वही प्रोसेस होगा। हर ज्वाइंट सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ गया कैसे हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन एक ही तरह से हो रहा है ना, हर ज्वाइंट पर कार्बन, कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, तो ये H किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, HCl क्या ऐड हो जाएगा, CH3, इसलिए इसको एल्काइलेशन कहा गया, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन न्यूक्लियस से क्या ऐड हो रहा है, एल्काइल ग्रुप जो था वो ऐड हो रहा है, मिथाइल ग्रुप जो था वो ऐड हो रहा है, इसलिए हमने इस नाम को क्या कह दिया, एल्काइलेशन। नाम की बात करूं, ये तो जानते हैं बेंजीन, मिथाइल क्लोराइड, इस कंपाउंड का अगर नाम दें तो क्या होगा, CH3 को, वो तो एक ही जगह था एसिडिक में नहीं, तो बाकी सब जगह वही, CH3 को मिथाइल और न्यूक्लियस को बेंजीन, तो क्या नाम है, मिथाइल बेंजीन। लेकिन एक कॉमन पर्सन अगर आप मार्केट में लेकर जाएं तो शायद कोई मिथाइल बेंजीन से इसको ना पहचाने,
तो अगर कमर्शियल नेम की बात करूं तो बेंजीन के कंपाउंड में 3 तरह से नेमिंग जो था वो की जाती है। अगर आपको इससे अलग हटकर याद रखना है, थोड़ा सा अपडेट होकर, तो जब बेंजीन न्यूक्लियस से 1CH3 ऐड होता है, 1 मिथाइल ग्रुप ऐड होता है तो वो कहलाता है टॉलुइन। 2 ऐड होते हैं तो वो कहलाते हैं जाइलिन, और अगर 3 ऐड होते हैं तो वो कहलाते हैं मेसिटिलीन। अगर अलग से कोई रूल अप्लाई नहीं करना हो, या तो रूल से दिया आपने नाम, जो केमिस्ट्री कह रही थी उसके अकॉर्डिंग नाम दिया, केमिस्ट्री से अलग हटकर नाम देना है, तो ये मिथाइल बेंजीन का ही कमर्शियल नेम जो था वो क्या होगा, टॉलुइन। 2 होते तो क्या कहलाता, जाइलिन। जैसे अलग से बताओ यहाँ पर, तो अगर इसी बेंजीन न्यूक्लियस से 2CH3 ऐड हो जाते तो हम इसको क्या कहते हैं, जाइलिन। हम इसको जाइलिन कहते हैं। और अगर इसी से 3CH3, तो अगर 2 ऐड है तो वो क्या कहलाता, जाइलिन। 1 को तो टॉलुइन, 2 होता तो जाइलिन। और इसी में अगर 3 मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाते इस तरह, तो ये कहलाता मेसिटिलीन। मेसिटिलीन, तो एक टॉलुइन, जाइलिन और थर्ड मेसिटिलीन। अलग से नाम याद रखना हो, कमर्शियल नेम ये तो समझ में आ गई। रिएक्शन लिखना, बेंजीन, बेंजीन reacts with methyl chloride, benzene reacts with methyl chloride, benzene reacts with methyl chloride, benzene, benzene reacts with methyl chloride, benzene reacts with, benzene reacts with methyl chloride in presence of, benzene reacts with methyl chloride in presence of, in presence of anhydrous AlCl3, in presence of, in presence of anhydrous AlCl3, anhydrous जिसमें वाटर नहीं हो। Benzene reacts with methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, in presence of anhydrous AlCl3 to produce, to produce methyl benzene, to produce methyl benzene, to produce methyl benzene, to produce methyl benzene। हिंदी में बेंजीन, बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3, 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 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ करने पर, मेथिल क्लोराइड के साथ करने पर, मेथिल क्लोराइड के साथ करने पर टॉलुइन प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है। कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट। फिर ये कौन, फ्रीडल क्राफ्ट में अगर वो कुछ ना कहे, फ्रीडल क्राफ्ट अकेला बोलता है तो फिर आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, जो आप चाहें लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, और नहीं तो बताएगा क्या करना है। फ्रीडल क्राफ्ट ऐसे बोल सकता है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना, ऐसा दे सकता है। फ्रीडल क्राफ्ट के आगे नाम दे देगा कि आपको क्या करना है, एल्काइलेशन करना है, एक प्रोसेसर है जो बता रहा हूं से, ये लिख लिया। नेक्स्ट है एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन हिंदी में एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, एसिलीकरण। देखा, इसमें भी जो वर्ड है उसको ध्यान से सुनिएगा, जो वर्ड बोलता है। मैं जो बता रहा हूं वो एसिटाइलेशन जो था वो बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लें, इसको थोड़ा सा कर लें तो ये कई तरह की रिएक्शन को जो था वो इंक्लूड कर लेगा। नाम को ध्यान से देखना पड़ता है कि आखिर एग्जामिनर ने क्या कहा है। अगर एग्जामिनर के ये है एसिटाइलेशन, टी प्रोनाउंस हो रहा है, हिंदी में एसिटिलीकरण। अगर वो कहता है एसिलेशन, है ना, तो अगर वर्ड इस्तेमाल करे एसिलेशन तो क्या कहे, अगर एसिलेशन हिंदी में कहते हैं एसिलीकरण, अगर एसिलीकरण तो इसका मतलब है एडिशन ऑफ RCO ग्रुप,
क्या ऐड करना है? RCO। मतलब मैं जो भी लूंगा उसमें मतलब CH3 की वैल्यू की जगह आप क्या ले लेंगे? या ऐसा कर लें आप तो RCOCl के साथ रिएक्शन, RCO कि जब आपसे एसिलेशन का है, एसिलीकरण का है, तो आप RCOCl के साथ रिएक्शन कराना है ना, और एडिशन होगा RCO ग्रुप का, वो तो अभी रिएक्शन के टाइम बताऊंगा। लेकिन अगर कहीं पर केमिस्ट्री में पढ़ते टाइम अगर वो एसिलेशन है, एक ही रिएक्शन, वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या यूज करना है। अब वो कह देता है एसिटाइलेशन, जो मैंने लिखा है अभी, है ना, तो अगर एसिटाइलेशन एसिटिलीकरण कहता तब इसकी वैल्यू रख दो CH3COCl के साथ रिएक्शन, और अब एडिशन होगा CH3CO ग्रुप का। तो एसिलेशन में RCOCl, एसिटाइलेशन में CH3COCl, और एक और नाम होता है बेंजोइलेशन, थर्ड होता है बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन बेंजोइलीकरण। इसमें आप रिएक्शन करें C6H5COCl के साथ और एडिशन होगा C6H5CO। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने क्या वर्ड यूज किया है, आप उससे कंपाउंड जो था वो रिप्लेस कर देंगे। एसिलेशन RCOCl, बेंजोइलेशन C6H5COCl और एसिटाइलेशन CH3COCl। अभी मैंने क्या बोला है? एसिटाइलेशन। तो किसके साथ रिएक्शन? CH3CO। एक ही रिएक्शन, कुछ भी अलग नहीं है, समझ गए? ग्रुप का नाम अलग है, RCO को एसिल ग्रुप बोलते हैं, CH3CO को एसिटिल ग्रुप बोलते हैं, और C6H5CO को बेंजोइल ग्रुप बोलते हैं। इससे नाम जो CH3COCl, CH3COCl, फिर ये HCl के साथ बाहर गया HCl, ये HCl जो बचा वो ऐड कर दें। क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? HCl के साथ गया तो क्या बचा? CH3, यही बचा। नहीं, जो बोलते हैं वही लिखते हैं, फिर हमेशा वही COCH3 है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि जहां से टूटा व जहां से तोड़ा वहीं से जोड़ते हैं, सिंपल कहूं। वैसे केमिस्ट्री कहती है जहां से रिप्लेसमेंट वहीं से जो था वो एडिशन होगा। ये बात बदल दी तो कंपाउंड सही हो गई नहीं। आप बोल रहे थे CH3CO, तो शायद जो बोल रहे थे वही लिख देते तो वो कंपाउंड गलत हो जाता। तो हमेशा इस बात को तो याद रखें कि कंपाउंड में जहां से ब्रेक किया गया है आपने, आप जब उसको जोड़ें तो उसी जगह से जो था वो जोड़ने की कोशिश करें। ये था यहाँ पर, ये तोड़ा, यहीं से जो था वो एड होगा। आपने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, वो कंपाउंड जो था वो गलत हो जाएगा, है ना। ये केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो क्या बनेगा? COCH3। अगर लिख देते CH3CO तो पूरा मॉलिक्यूल जो था वो गलत हो जाता। तो क्या बना? COCH3। बहुत सारे नाम है केमिस्ट्री में इसके, है ना। ये कह सकते हो एसीटो, CH3CO को बोलते हैं एसीटो। ये क्या है? बेंजीन। और कुछ ध्यान दो, अगर कुछ याद आ रहा हो, कोई सा ग्रुप याद हो रहा हो, आप तो पढ़ा चुका, है ना, कि पूरा ग्रुप में आपको कोई फंक्शनल ग्रुप याद आ रहा हो कि किस फंक्शनल ग्रुप का है ये, कुछ याद आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप ढूंढने की कोशिश करो। अरे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। एस्टर में तो डबल ओ होता है, RCOR होता तो एस्टर होता, कीटोन नहीं दिख रही है। देखो RCOR या RRC डबल बॉन्ड O, मतलब CO किसमें होता है? कीटोन में। तो ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? तो अब कीटोन के, अब ये पहचानना था ताकि हम नाम दे पाए, है ना। तो ये किस ग्रुप का है? कीटोन। कीटोन में कैसे नाम दिया था? लोअर। CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। इसका नाम, इसका नाम दो तरह से होता है, एक होता है डेरिवेटिव मेथड, एक होता है साइंस में जब नाम बोलते हैं डेरिवेटिव मेथड, व्युत्पन्न पद्धति, डेरिवेटिव मेथड, है ना, तब इस न्यूक्लियस को बेंजीन कहते हैं। या फिर जब IUPAC नेम बोल रहे हो तब इस न्यूक्लियस को बेंजीन कहते हैं। क्या क्या कहा? कि जब ये न्यूक्लियस दिखाई दे, और ये न्यूक्लियस आपको जब दिखाई दिया, तो इस न्यूक्लियस को आप जब कौन सा मेथड यूज कर रहे हो? डेरिवेटिव मेथड यूज कर रहा हूं, व्युत्पन्न पद्धति जो था वो इस्तेमाल कर रहा हूं।
व्युत्पन्न पद्धति क्या होता है? जो कंपाउंड जिससे ड्राइव हुआ, जो कंपाउंड जिससे प्राप्त हुआ, उसका नाम उसी के बेसिस पर जो था वो लिखना, वो क्या कहलाता है? डेरिवेटिव मेथड जो था वो कहलाता है, वो कहलाता है व्युत्पन्न पद्धति। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा CH2, ये CH2 यहां पर, या कुछ और लें, जैसे लिखा मान लो एसिटाल्डिहाइड, ये क्या लिखा? एसिटाल्डिहाइड। इसमें Cl2 3Cl 3H 3Cl से बाहर निकाले 3HCl, तो ये कंपाउंड बन गया CCl3 CHO, ये बन गया CCl, ये 3H 3Cl के साथ चलेगा 3HCl, ये बन गया CCl3CHO, है ना। एक एग्जांपल से पूरा मेथड सीख जाओगे, है ना। आपको पढ़ना नहीं है लेकिन सीख सकते हो। कौन सा मेथड बता रहा हूं? डेरिवेटिव मेथड। व्युत्पन्न पद्धति से किसी कंपाउंड के नाम कैसे दिए जाते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही दिए जाते हैं जैसे आपके नाम दिए गए, है ना, जैसे मेरा नाम दिए गए, है ना। लोग आप किसी बात करें, लेकिन दुनिया में आप सोचो, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हो, किसी स्पेसिफिक लोकेलिटी से बिलोंग करते हो, किसी रिलीजियस से, किसी धर्म से रिलेट करते हो, किसी लैंग्वेज, किसी भाषा से संबंधित हो, लेकिन सब में पूरी दुनिया में एक अगर बात देखें तो आदमी कुछ भी किसी बात पर जो हमेशा जो छोटी छोटी बातों में उलझते हैं, वो हमेशा आप उनकी सोच की बात नहीं कह रहा, लेकिन एक्चुअल में उनकी नॉलेज वहां तक रहती है ना। वही चीज आपको जितने दुनिया में सक्सेसफुल लोग मिलेंगे ना, वो भाषा के नाम पर आपको कभी उलझते हुए दिखेंगे, है ना, क्योंकि वो बहुत ब्रॉड है, वो कोई भाषा उनको बांध नहीं सकती। तो आप जो एक लेवल के बाद आपको दिखेंगे सक्सेसफुल पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति, है ना, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ ना, तो हाँ मतलब नेताओं वाली कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, जो एक लेवल से गिर जाते हैं केवल अपने फायदे के लिए, वो कोई कुछ भी नहीं फर्क पड़ता उनके लिए, है ना, कि वो किस बात से किससे रिलेट करते हैं, क्या करते हैं, उन्हें किस बात से मतलब नहीं होता, है ना। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक लेवल पर जो एक काम करते हैं एक्चुअल के अंदर, है ना, उनकी बात करें, उस जगह पर हम बात करें तो वो कभी भी आपको ना भाषा के नाम पर उलझते हुए दिखेंगे, ना आपको रिलीजन धर्म के नाम पर उलझते दिखेंगे, और जो भी एक अलग क्रॉस, एक अलग लिमिट को, नेक्स्ट लेवल को जो छूते हैं, जो आपको जो इन चीजों में उलझे हुए हैं, आप उनका स्तर भी आप उसी तरह पे देख लोगे। वो उस क्लास को जो था वो पार ही नहीं कर पाते, उसको जो था उससे बाहर ही जो था वो नहीं निकल पाते। तो सबसे पहली जरूरत होती है कि आपको वो ब्रॉड माइंड होने की जरूरत होती है, आप वो जो अलग तरह से सोचते हैं उससे अलग निकलने की। और आपको एक एग्जांपल मिल जाए ऐसा, है ना, मैंने वही कहा जिसका आप नाम सुनते रहते हैं बहुत सारा, कुछ भी ऐसा कुछ तो भी इस पर्टिकुलर सेक्शंस को अलग अगर हम हटा दें, और जिन्होंने अपने अपनी फील्ड के अंदर एक्चुअल में नाम कमाया किसी मेहनत से किसी जगह पर, आपको वो कभी ऐसे किसी चीज के अंदर उलझते हुए जो था वो नहीं दिखाई देंगे। मैं वही एग्जांपल दे रहा था कि कितनी कॉमन बात है कि आप वो व्यक्ति किसी भाषा, किसी धर्म, किसी जाति का हो, लेकिन दुनिया में नाम देने का पैटर्न जो था वो क्या है? एक जैसा। कि हर व्यक्ति के नाम के कितने हिस्से हैं? दो, है ना, एक फर्स्ट नेम और दूसरा लास्ट नेम, और यही पैटर्न होता है दुनिया में, एक फर्स्ट नेम और दूसरा लास्ट नेम को आप क्या कहते हैं? सरनेम। और दुनिया में सब जगह ऐसा है, वो किसी रिलीजन, किसी कास्ट, किसी जगह हो, किसी देश के अंदर हो, पूरी दुनिया के अंदर, तो एक फर्स्ट नेम होता है और एक लास्ट नेम होता है। अच्छा, लास्ट नेम को आपने क्या कहा? सरनेम, है ना, वो आपको पता होगा तो नाम अपने आप आ जाएगा, इसलिए कह रहा हूं सरनेम। वो सरनेम आपके कहां से, आपके नाम में वो सरनेम कहां से जुड़ा था? आपके फैमिली से, आपके परिवार से। इसका मतलब वो आपकी फैमिली की आइडेंटिटी है, वो आपके परिवार की आइडेंटिटी है। और वो सरनेम अच्छा हो बुरा हो, बहुत सारे लोग धोते हैं सरनेम को, हमें पता होता है यार बहुत बेकार है ना, नाम लेने में शर्म आती है, सरनेम लेने में शर्म आती है, मतलब वो गलत उसमें मत लेना मेरी बात को। लेकिन हमें कई बार अपना सरनेम, मान लो मैं अपनी एग्जांपल बता दूं समझाने के लिए कह रहा हूं, कि मान लो मुझे अपना खान सरनेम जो था वो पसंद नहीं, कि मेरे नाम के साथ में मशहूर खान लगाया, खान मुझे समझाने के लिए बोल रहा हूँ इसीलिए कि आप उसका गलत अर्थ ना निकालें। तो खान मुझे मान लो मुझे पसंद नहीं है, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? नहीं, दुनिया की कोई ताकत सरनेम अपना चेंज, ना गवर्नमेंट परमिशन देती, ना आपको कोई आपके राइट्स ऐसा कोई है कि आप सरनेम जो था वो क्या कर पाए, चेंज कर पाए। तो सरनेम को ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी पहचान नहीं है, वो किसकी पहचान है?
तो जो फैमिली की पहचान होती है, जहां से हम ड्राइव हुए, जहां से हम आए, वो उसकी पहचान है, उस नेम को हमको एज इट इज जो था वो क्या करना होता है, यूज जो था वो करना पड़ता है। अच्छा, फर्स्ट नेम किसकी होती है? हमारी सब खुद की सेल्फ आइडेंटिटी होती है, वो हमारी खुद की पहचान है, उसका फैमिली से कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो नाम आपके नाम से, सरनेम से क्या रखा गया पहले, क्योंकि वो किसकी पहचान है? आपकी अपनी पहचान है, उसका फैमिली से कोई संबंध। यही होता है डेरिवेटिव मेथड, यही होता है साइंस में, केमिस्ट्री में व्युत्पन्न पद्धति। मतलब जब किसी कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड का आप डेरिवेटिव मेथड से नाम देते हो, जब साइंस में हम उलझ जाते हैं या एक ही कंपाउंड में कई तरह के कंपाउंड देख लिए, तब सबसे आसान तरीका होता है डेरिवेटिव मेथड। इसलिए इतनी बात कर रहा हूं, है ना, कि किसी पे भी कोई स्पेसिफिक नहीं कि यहाँ यूज किया जाएगा, आपकी मर्जी है। तो डेरिवेटिव मेथड जब देखना देना हो तो बस इतना देखो कि वो कहां से ड्राइव हुआ, उसके पेरेंट्स कौन है, उसके माता पिता जो था वो कौन है, और जो उसके पेरेंट्स का नाम हो, जो उसके पेरेंट्स का, उसके माता पिता का नाम हो, उस नाम को एज इट इज सरनेम की तरह जो था वो यूज करो। फिर उस कंपाउंड से पूछो कि आपकी अपनी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, आपकी अपनी खुद की पहचान जो है वो क्या है, और उस पहचान को जो था वो आपके सरनेम से पहले लिख दो, नाम हो गया कौन सा मेथड। जैसे ये लिखा था यहाँ पर, अब मुझे इस कंपाउंड का नाम देना था, अब इस कंपाउंड का नाम देना था मुझे किस मेथड से? डेरिवेटिव मेथड से। तो ये कंपाउंड किससे ड्राइव हुआ? CH3CHO से। इस कंपाउंड का क्या नाम है? एसिटाल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का सरनेम क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड। जो जिससे ड्राइव हुआ, मैंने कहा ना, जो जिससे ड्राइव हुआ सरनेम कभी चेंज। तो ये कंपाउंड किससे प्राप्त हुआ था? CH3CHO से प्राप्त हुआ था। तो इस कंपाउंड का सरनेम क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड। है ना, देखो यहाँ ये C इसको किससे मिला? एसिटाल्डिहाइड से। ये CHO किससे मिला? एसिटाल्डिहाइड से। तो इस कंपाउंड का सरनेम क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड। अब इस कंपाउंड से पूछो कि ऐसा क्या है जो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं दिया, जो तुम्हारी अपनी खुद की पहचान है। तो देखो, कार्बन पेरेंट्स ने दिया, CHO पेरेंट्स ने दिया, क्या उसको उसके पेरेंट्स ने नहीं दिया? CCl3, मतलब वो उसकी खुद की पहचान है, वो कहां लिख दें? आगे। 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो, तो नाम हो गया ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड। अब ये ना सिंपल नेम था ना यूपीएससी नेम था, ये कौन सा नेम था? डेरिवेटिव मेथड। ये तब जो आपको परेशानी से बाहर निकालता हमेशा, इसलिए इतनी देर जो था वो बात कर रहा था कि आपको अपने नाम का कॉन्सेप्ट देने का तरीका आता हो तो केमिस्ट्री में किसी भी नाम पर आप उलझ नहीं सकते। आप जब उलझन में आओ, किस मेथड पे चले जाओ? डेरिवेटिव मेथड पे जो था वो चले जाओ। तो जिस कंपाउंड से जो ड्राइव हुआ उसका नाम एज इट इज लिख दो, फिर उसके अंदर जो उसकी पहचान हो अकेली खुद की, उसको कहां लिख दो? आगे। ये समझ में आ गए ना? जैसे ये क्या था? एसिटाल्डिहाइड, तो सरनेम हो गया एसिटाल्डिहाइड। 3 क्लोरीन थे, 3 को ट्राई, क्लोरीन को क्लोरो, तो क्या नाम हो गया? ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड। ये था ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड। तो कीटोन का नाम आपको पहले सिखा चुका हूं, लोअर नेम देते हैं पहले। फिर तो मैं ये कह रहा था कि जब डेरिवेटिव मेथड से नाम दें, डेरिवेटिव मेथड से नाम दें तो C6H6 को क्या कहते हैं? बेंजीन। जब डेरिवेटिव मेथड से नाम देना हो तो बेंजीन। IUPAC नेम देना हो तो क्या? बेंजीन। और नहीं तो जब भी इस बेंजीन से कभी भी कुछ भी जुड़ता है तो यहाँ से हाइड्रोजन हटता है, ये था, यहाँ से क्या हटा? हाइड्रोजन। अब इसको कार्बन में बोलो क्या है? रनिंग में बोलो कितने कार्बन है? C6H5। जब इसको एल्काइल ग्रुप वाले मेथड पे बोलना हो तो इसको कहते हैं फिनाइल। इसको क्या? तो जब सिंपल नेम देना हो कभी भी केमिस्ट्री में और इस बेंजीन न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करना हो तो फिर ना बेंजीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फिनाइल, क्योंकि ये क्या है? C6H5। तो नाम क्या हो जाएगा? CH3 को बोलते हैं मिथाइल, इसको क्या कहते हैं? C6H5 को फिनाइल, तो ये था मिथाइल फिनाइल। और CO को कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मैथिल फेनिल। तो फिनाइल अब कहीं पर भी आए तो क्या मतलब है उसका? C6H5, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मैथिल फेनिल कीटोन। देखना, बेंजीन, बेंजीन रिएक्ट्स विथ एसिटिल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। बेंजीन reacts with benzene reacts with acetyl chloride, benzene reacts with acetyl chloride, benzene reacts with acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, 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 in presence of anhydrous AlCl3,
AlCl3 to form methyl phenyl ketone, 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 methyl phenyl ketone. हिंदी में बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3, बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3, बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के साथ करने पर, एसिटिल क्लोराइड के साथ करने पर, एसिटिल क्लोराइड के साथ करने पर मैथिल फेनिल कीटोन, मैथिल फेनिल कीटोन, मैथिल फेनिल कीटोन प्राप्त होता है, मैथिल फेनिल कीटोन प्राप्त होता है, मैथिल फेनिल कीटोन प्राप्त होता है। ये था। इसी के आगे बात करेंगे रिएक्शंस में, लगभग जो था इसमें कुछ और रिएक्शंस और होंगी वो, और इसके बाद हाइड्रोकार्बन में जो कुछ पार्ट है जहां पर आप फार्मूला निकालना सीखते हैं कार्बोकैटायन, अभी ये कार्बोकैटायन नहीं बताया, इनके बारे में जो था वो कर दो रफी।